नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। और बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर है, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई और यूपी एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई और दिल्ली से नेपाल भागने की फिराक में था आरोपी, फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। मुंबई एसटीएफ पुलिस मुख्य आरोपी को लेकर रवाना हो चुकी है। फिलहाल यह बड़ी खबर सामने आ रही है, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी है बड़ी अपडेट। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली से यह नेपाल भागने की फिराक में था, फिलहाल इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। मुंबई एसटीएफ पुलिस मुख्य आरोपी को लेकर रवाना हो चुकी है। बड़ी अपडेट सामने आ रही है, आरोपी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दिवाकर पांडे इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बने हैं। दिवाकर, फिलहाल बड़ी खबर सामने आ रही है, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट। मुख्य आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? देखिए सचिन, आज जो है वो बहराइच में जो है नेपाल सीमा के पास से बाबा सिद्दीकी के मामले में जो मुख्य आरोपी सूचना था शिवा गौतम और शिवा को, उसको आज यहाँ मुंबई एसटीएफ और यूपी एसटीएफ की संयुक्त पुलिस ने आज उसको गिरफ्तार किया। और वो जो है बहराइच के जरिए नेपाल भागने की फिराक में था, जहां पर रुपये कस्बे के पास से उसे आज दोपहर में गिरफ्तार किया गया है। जो मुंबई की एसटीएफ की 14 सदस्यीय टीम और यूपी एसटीएफ की 4 सदस्यीय टीम ने आज दोपहर में उसे, जिस समय वो जो है दिल्ली से नेपाल भागने की फिराक में था, उस समय उसे गिरफ्तार किया और उसके बाद उसे एक निजी होटल में ले जाया गया, जहां पर उससे घंटों पूछताछ की और घंटों पूछताछ करने के बाद जो है देर शाम मुंबई एसटीएफ उसको लेकर के जो है मुंबई रवाना हो गई है। कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 लोग मुख्य सूत्र बताए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य आरोपी है या मुख्य सूत्र शिवा गौतम और शिवा है, जबकि उसके एक सहयोगी अनुराग कश्यप को भी गिरफ्तार किया गया है। अनुराग कश्यप बताया जा रहा है कि जो एक और शूटर था जो पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, धर्मराज कश्यप, उसका भाई है। इसके अलावा 3 अन्य लोग जो जिन्होंने उनकी सहायता की थी, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि इन 5 लोगों को लेकर के मुंबई एसटीएफ यहाँ से रवाना हो चुकी है। जी ठीक है दिवाकर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के सियासी गलियारों में राजनीति गरमाई हुई है। 20 नवंबर को बाय इलेक्शन होना है और ऐसे में बीजेपी पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हैं। अंबेडकर नगर के कटेहरी में, मिर्जापुर के मंझवा में और प्रयागराज के फूलपुर में सीएम योगी ने ताबड़तोड़ रैलियां की है, जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और एनडीए प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने की अपील की है। और इसी के साथ ही उन्होंने जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे को लेकर कहा कि हम एकजुट होकर प्रदेश को आगे बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, चुनाव चल रहे हैं। चुनाव अभी हाल ही में हरियाणा विधानसभा का संपन्न हुआ है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनाव के साथ ही अब उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा ने शुरुआत कर दी। तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनी है। लोगों ने देखा, समझा, ये इंडी गठबंधन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, एक खतरनाक है देश के लिए, समाज के लिए। इसलिए किसी भी हालत में इसको नहीं आने देना है। और जनता जनार्दन ने जो फैसला लिया, 2/3 से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल करके हरियाणा के अंदर तीसरी बार मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के हैट्रिक लगा करके तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया है। हरियाणा में मालूम है जनता ने क्या कहा? जनता जनार्दन एक ही बात कहती थी, जब अयोध्या के बारे में उनको जानकारी मिलती थी तो लोग कहते थे कि अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों करना पड़ा था, क्योंकि
बंटे थे और इसीलिए कटे थे। एकजुट होकर के मोदी जी के नेतृत्व में जैसे देश ने लड़ाई लेनी शुरू की, अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे का समाधान भी हो गया। भगवान राम अपने धाम में विराजमान भी हो गए और बहनों और भाइयों, देश की सीमा भी सुरक्षित हो गई। याद करिए 2014 के पहले कांग्रेस नेतृत्व की सरकार हुआ करती थी। समाजवादी पार्टी बिन मांगे समर्थन देती थी और पाकिस्तान घुसपैठ करता था, आतंकी वारदात करता था, चीन भारत की सीमा में घुसता था। हम लोग आवाज उठाते थे, सांसद के रूप में मैं, हरिओम पांडे जी, ये लोग संसद में आवाज उठाते थे कि भाई देश के दुश्मन देश की सीमा के अंदर घुस रहे हैं, इनका मुंहतोड़ जवाब दो। तो ये लोग कहते थे, इंडी गठबंधन के लोग जो आज हैं, कहते थे अरे संबंध खराब हो जाएंगे। और आज अगर दुश्मन भारत की सीमा में घुसता है तो जैसे को तैसा मार करके उसकी ध्वजियां उड़ा दी जाती है दुश्मन की, और फिर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके आज भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुसते हैं और पाकिस्तान दुनिया के मंचों पे चिल्लाता है कि साहब बकस दो, एक बार जान बचा दो, बस ये भारत कभी भी तबाह कर देगा। ये नया भारत है, ये नया भारत है। छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है, अपने सम्मान और अपने स्वाभिमान की रक्षा करना। अयोध्या में एक निषाद बिटिया के साथ इन समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान के द्वारा क्या व्यवहार किया गया था। अब आप बताओ, इसमें क्या कार्रवाई नहीं होनी थी? क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी ना? और हम लोगों ने जब कार्रवाई की तो ऐसे लगा जैसे समाजवादी पार्टी के नेता अब जमीन आसमान एक कर देंगे। कन्नौज में एक बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, देख सपाई बिटिया घबराई, ये समाजवादी पार्टी अब यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है, माफिया और अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस है ये। यानी जहां पर हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है, और इसके सीईओ अखिलेश यादव है, इनका ट्रेनर शिवपाल यादव है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, ये माफिया और ये अपराधी किसी के नहीं हुए। जहां जाएंगे पूरी संपत्ति हड़प लेंगे, गरीब को उजाड़ देंगे, कमजोरों को पर अत्याचार करेंगे, बेटी और बहन की इज्जत पे हाथ डालने का काम करेंगे। कभी समाजवादी आंदोलन देश का एक आदर्श आंदोलन माना जाता था। जयप्रकाश जी थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, चंद्रशेखर जी थे, जनेश्वर मिश्रा जी थे, मोहन सिंह जी थे। एक आदर्श था इनका। इन्होंने कहा था मूल्यों की राजनीति करने की बात की थी। इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन का संगनाद किया था। कांग्रेस के अराजक भ्रष्ट गतिविधियों के खिलाफ उन्होंने संगनाद किया था। लड़े थे, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़े थे।
और आज ये समाजवादी पार्टी पेशेवर माफिया और अपराधियों का गढ़ बन करके किस तरीके की अराजकता पैदा कर रही है। उत्तर प्रदेश में 1,86,00,000 गरीबों को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन मिला और होली और दीपावली को फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी उन्हें मुफ्त में उपलब्ध हो रहा है। देश के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। समाजवादी इस आंदोलन के साथ जुड़े थे, जिन्होंने लोकतंत्र के लिए काम किया, राजनीति की शुचिता के लिए आजीवन लड़ते रहे। ये आज की समाजवादी पार्टी तो माफिया और अपराधियों का जमावड़ा भर रह गया है, और इसीलिए तो प्रदेश के अंदर एक नारा निकल पड़ा है, देख सपाई बिटिया घबराई। देख सपाई बिटिया घबराई। यही तो अयोध्या में हुआ, यही कन्नौज में हुआ, यही लखनऊ में हुआ, यही हरदोई में इन लोगों ने किया। और ताबड़तोड़ रैलियों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर भी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ की पूजा अर्चना की है। इसी के साथ ही महंत अवैधनाथ की समाधि पर माथा भी टेका और पुष्प भी अर्पित किए हैं। वहीं सीएम योगी रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर स्थित आवास पर ही करेंगे और सुबह यानी कि 11 नवंबर की सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम है और जनता की समस्याएं भी सुनेंगे। मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने उपचुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें बसपा के चुनाव लड़ने से कोई परेशानी नहीं है, सभी को अपने पक्ष में माहौल बनाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल है। समाजवादी पार्टी तो एक छोटा सा प्रदेश स्तर का दल है, क्षेत्रीय दल है। बसपा राष्ट्रीय दल है। अगर वो लड़ रहा है तो उसका राजनीतिक दल के आधार पर सबका स्वागत है। सभी दलों को राजनीतिक केंद्र में अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने का, प्रचार करने का, उसको जिताने के लिए भरसक कोशिश करने का सबको अधिकार प्राप्त है। हमें कोई बसपा से आपत्ति है ही नहीं, बसपा से कोई आपत्ति नहीं है। बसपा को अपना तरीके से काम करे, वोट मांगे, कोई भी राजनीति तो स्वतंत्र है। लेकिन हमारा नारा है कि हम जब जब अलग थलग हुए हैं, जब जब कटे हैं, जब जब विभाजित हुए हैं, तो देश कमजोर हुआ है, विभाजित हुआ है। और जब जब एकजुट होकर के हर शक्ति का इस्तेमाल हुआ है, तब तब पॉजिटिव रिजल्ट आए। और देवरिया में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है और ध्यान भटकाने के लिए यह नारेबाजी हो रही है। अब भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो ये नहीं बता सकते कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार कितना दिया, किसानों का कर्जा कितना माफ किया, कितने सरकारी स्कूल खोले, कितने नए अस्पताल खोले। ये बताने के लिए बीजेपी के पास नहीं है कि कितने नए उद्योग धंधे यहाँ पे लगाए। तो इसलिए मैंने एक नारा बनाया है बीजेपी के खिलाफ कि बटोगे तो सरकारी स्कूल बंद होंगे। 50,000 सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बटोगे तो सरकारी अस्पताल बंद होंगे। बटोगे तो तुम्हारी सड़कें टूटी हुई होंगी। बटोगे तो तुमको पेट्रोल 110 रुपए का मिलेगा, डीजल 100 रुपए का मिलेगा, 300 रुपए किलो टमाटर मिलेगा, 600 रुपए किलो लहसुन मिलेगा, 1200 का सिलेंडर मिलेगा। बटोगे तो भारत का संविधान तार-तार कर दिया जाएगा। बटोगे तो तुम्हारा आरक्षण खत्म किया जाएगा। इसलिए न बटिए न कटिए, भाजपा को रपटिए। ये मैंने नारा दिया है और इसके हम पोस्टर भी लगवाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। ये असल मुद्दों से, जनता के बुनियादी मुद्दों से ध्यान बटाने की कोशिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी उपचुनाव को लेकर सपा के महासचिव शिवपाल यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सपा सभी 9 सीटें जीतने जा रही हैं, जिसको लेकर बीजेपी बौखलाई हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, सभी यहाँ नसीम
सोलंकी लड़ रही है, जीत रही है और सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, अब इनके पास कुछ बचा है नहीं। अच्छा शिवपाल जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन वो टूट चुका है, वो पूरी सीटों पे हारने वाली है। नहीं, हम मिलकर के गठबंधन मिलकर के ही चुनाव लड़े। अब भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है, हार रही है। इसलिए क्या लगता है कितनी सीटों पर आप लगातार टक्कर दे रहे हैं? 9 विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करते हुए पूर्व कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कहा है कि पीडीए की असली जो परिभाषा है योगी आदित्यनाथ ने आज उसको बता दिया है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने पीडीए की फुल फॉर्म आज बताई है, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगा एंड अपराधी। ये योगी आदित्यनाथ जी ने आज बताई है 2024 में। बहन मायावती तो 15 साल पहले कह चुकी थी कि समाजवादी पार्टी गुंडों की जमात है। उनका तो नारा था, मायावती जी का नारा था, चढ़ गुंडों की छाती पे मोहर लगाओ हाथी पे। तो समाजवादी पार्टी को अगर गुंडा बताओ, आतंकवादी, अपराधी बताने से उनका अपमान थोड़ी होता, वो तो इसको अपना सम्मान समझते हैं, उनकी तो छाती चौड़ी हो जाती है। हाँ, अगर तुम कहो कि समाजवादी पार्टी के नेता को, किसी समाजवादी पार्टी के नेता को, साहब ये बहुत शरीफ आदमी है, तो उसे बुरा लगेगा। अगर आप कहो कि यार माफिया है, तो उसे अच्छा लगेगा। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में आगामी महाकुंभ को लेकर जहां पर बहुत तेजी से तैयारियां चल रही हैं, तो महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और किसी भी तरह की आपदा में नाविक समस्या लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसीलिए एनडीआरएफ की टीम ने आरेल घाट पर नाविकों का प्रशिक्षण भी किया। यह रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारी जोरों शोरों में है। तो आज अरैल घाट पर एनडीआरएफ के द्वारा यहाँ पर नाविकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और उन्हें प्रेरित किया जा रहा है कि आगामी महाकुंभ 2025 में जो श्रद्धालु आएंगे, अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है तो उनकी सुरक्षा किस तरह से की जाए। फिलहाल यहाँ पर जो एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर हैं राम सिंह हैं और अनिल कुमार हैं, वो लगातार लोगों को आपको दिखा रहे यहाँ प्रशिक्षित करते दिखाई दे रहे हैं। नाविकों को किस तरह से लोगों को बचाना है, अगर किस तरह से सीपीआर देना, ये पूरी व्यवस्थाएं नाविकों को समझाई जा रही है। साथ ही लाइफ बॉय और लाइफ जैकेट के द्वारा कैसे सुरक्षित किया जाएगा, इसकी भी जानकारी दीजिए। आज आप लोग के द्वारा यहाँ पर प्रशिक्षित किया जा रहा है, किस तरह से, क्या उद्देश्य? हमारा उद्देश्य ये है कि हम एनडीआरएफ के हैं, तो हमारा उद्देश्य ये है कि कुंभ के दौरान या कुंभ के पूरा होने तक कोई भी ऐसी घटना न घटित होने पाए जिससे किसी की जान चली जाए, या कोई ऐसी घटना न होने पाए जिससे कि मतलब कुंभ का एक सफलतापूर्वक न माना जाए कि भाई कुंभ असफल हो गया। तो इसके एवज में हम लोग तरह तरह की ट्रेनिंग देते रहते हैं। जैसे मेला रिजर्व पुलिस लाइन में भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, जैसे सिविल पुलिस है, आपदा मित्र है, होम गार्ड्स वगैरह, ये नाविकों को हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं कि अगर कुंभ के दौरान कोई बोट अगर टकरा जाए आपस में, अगर कोई ब्लड कंट्रोल करना हो किसी का, तो आप कैसे ब्लड कंट्रोल कर सकते हैं, या कैसे लाइफ जैकेट कैसे पहनना है, लाइफ बॉय कैसे यूज करना है, इस तरह की ट्रेनिंग हम सिविल हैंडलर्स को भी देते हैं। और इसके अलावा हम लोग उनको इसका एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराते हैं। सफल कुंभ और सुरक्षित कुंभ कराने के लिए जो ट्रेनिंग दे रहे हैं आप लोग, इसमें इनको और क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? इनको सुविधाएं एक्चुअल में हमने इनसे पूछा है, तो उन्होंने प्रशासन की तरफ से बताया कि हमको लाइफ बॉय और लाइफ जैकेट वगैरह प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा हमने इनको इम्प्रोवाइज भी कुछ चीजें बताई है कि अगर ये चीज प्रोवाइड ना हो तो आप इम्प्रोवाइज तरीके से भी वो इक्विपमेंट वो डिवाइस बना सकते हैं। इंस्पेक्टर राम सिंह जिन्होंने बताया कि सफल कुंभ और सुरक्षित कुंभ को लेकर यहाँ पर जिस तरह से लोगों को तैयारी की जा रही है, उस जानकारी दी जा रही है। फिलहाल हम नाविकों से बात करेंगे। ये बताइए, आप लोग को ट्रेनिंग मिली, किस तरह की मिली, क्या कहा गया? हम लोग की एनडीआरएफ वाले टीम आए थे, जो हम लोग को वो बोले ट्रेनिंग दिए थे कि नाव जब बैठे हो तो श्रद्धालु जो आएंगे महाकुंभ में, उन लोग मान लीजिए कोई गिर गया, बेहोश हो गया पानी में, उसको बचाने के लिए सीपीआर देना है, कैसे कि थर्माकोल एक जैकेट है, वो जो नाविक जो चलाते हैं, जो श्रद्धालु बैठेंगे उस पर दर्शन के वो लोग बैठा के पहना होना व्यापी बैठाना है, ताकि जो डूब जाए उसको सीपीआर देकर पुनः बेहोशी हालत में उसको जीवित करके 112 एम्बुलेंस बुलाकर उनकी सहायता की जाने के लिए। देखिए, तो नाविक जिन्हें पूरी जानकारी दी गई है एनडीआरएफ की तरफ से, यहाँ पर जो
नाविक हैं उनको लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरह से लोगों को बचाना है और किस तरह से उनको सुरक्षित रखना है, सारी व्यवस्थाओं को किस तरह से नाव में अपने समेटना है और क्या व्यवस्थाएं होंगी और किस तरह से नाविक श्रद्धालु को अगर कोई घटना होती है तो बचा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।